नमस्कार। मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दरअसल यह रचना एक प्रकार का भाषण है जिसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इस रचना को उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में, और उसमें इनके दो भाषण संकलित हैं। एक तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसे ललई सिंह यादव ने हिंदी में इसका अनुवाद किया था और यह जाति पाति तोड़क मंडल में लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका और इसे भीमराव अंबेडकर ने एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। तो जाति प्रथा से जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, इस टॉपिक में बताया गया है। भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि जाति प्रथा जो है समाज में एक कोढ़ की भांति है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इसका निदान करना बहुत आवश्यक है। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य चुनने की आज़ादी जो है नहीं मिलती है, बल्कि जिस परिवार में, जिस खानदान में उसका जन्म हुआ रहता है, उसी परिवार का पैतृक पेशा उसे अपनाना पड़ता है और वह व्यक्ति बड़े अरुचिकर ढंग से उस काम को करता है, अनमने ढंग से काम को करता है, जिससे उस काम की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और मनुष्य का जीवन भी प्रभावित होता है। तो लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज की कल्पना जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो एक आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो हम आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारे से किसको आपत्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह कहा गया है कि व्यक्ति को मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और व्यक्ति को एक दूसरे में ऐसे हिल मिल जाना चाहिए जैसे दूध में पानी मिलता है। मतलब कि पानी जब दूध में मिलता है तो पता ही नहीं चलता है कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। तो इस तरीके से भाईचारा होना चाहिए। उन्नत समाज ऐसे ही बनता है जब लोग प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब आते हैं हम स्वतंत्रता से। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम तभी अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे कि जब हम कहीं आना जाना चाहते हैं और कोई रोक टोक ना लगा, आने जाने की स्वतंत्रता हो, अपने शरीर की देखभाल करने की स्वतंत्रता हो, उसकी रक्षा करने की स्वतंत्रता हो, अपना पालन पोषण भरण करने की स्वतंत्रता हो, अपने जीवन की रक्षा करने की स्वतंत्रता हो, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और हम अपने जीवन यापन करने के साधन को इकट्ठा करने की हमें स्वतंत्रता, मतलब हमें जीवन यापन जिन साधनों से करना है उन साधनों को हम इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं, तो वो भी जो है हमारी एक तरीके से अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर हम बात करते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपने रुचि, अपने गुणों के अनुसार कार्य करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वहाँ समाज के मुंह में ताला लग जाता है, लोग चुप्पी मान लेते हैं कि भाई इस चीज़ में स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जाति प्रथा व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है। भले ही वह व्यक्ति गुणवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन वह जो है आगे बढ़ कर के कोई बड़ा काम, दूसरा काम नहीं कर सकता। मतलब कि एक चर्मकार का पुत्र या भंगी जमादार का पुत्र जो है डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, आईएएस पीसीएस बनने का सपना या मंदिर में पुजारी बनने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि समाज ने बहुत सारे बाउंडेशन बना रखे हैं, नियम और कानून निर्धारित कर रखे हैं। उस नियम और कानून से वह व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता।
तो जाति प्रथा का यह बहुत बड़ा दोष है। जब हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, तो उसको अपनी जीवन रक्षा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आने जाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने जीवन यापन के साधन को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तथा वह उस व्यक्ति को जो है यह भी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए कि वह कौन सा कार्य करेगा अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह कौन सा कार्य करेगा। लेकिन जाति प्रथा हमें वह इजाज़त नहीं देती है, एक क्राइटेरिया तैयार कर देती है कि इसी के अंदर रह करके आपको वह कार्य करना है। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, दिए बनाता है। अब समाज में, नए समाज में उसकी मांग बहुत कम हो गई है, तो मांग जब कम हो गई है तो उसका सामान नहीं बिकेगा। अब जाहिर है कि वह अपने काम को बदलना चाहेगा, लेकिन जाति प्रथा जो है वो उसको काम बदलने की इजाज़त नहीं देती, चाहे वह भूखों मर जाए। तो यह तो जाति प्रथा का यह नियम ठीक नहीं है। जाति प्रथा के नियम को हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपने शारीरिक बल के अनुसार कार्य चुनने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। अगर हम कार्य चुनने की आज़ादी नहीं देते हैं तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ से हैं। फिर आगे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समानता अथवा समता पर उन्होंने विचार प्रकट किया है कि धर्म कहता है कि सभी समान हैं और सभी को जो है एक समान देखना चाहिए। लेकिन समानता को ना मानने वाले जो लोग हैं, जो समानता के आलोचक हैं, वह कहते हैं कि सभी बराबर कैसे हो सकते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, तो हम सबको समान कैसे कह सकते हैं। तो चलिए, इस बात में भी दम है कि सही बात है कि हम इस आधार पर किसी को समान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग रूप, रंग, आकार और क्षमता में अलग अलग हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की जो क्षमता है 3 बातों से निर्धारित होती है। पहली तो वंश परंपरा, और दूसरी जो है उत्तराधिकार, और तीसरा जो है मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न। अब चलिए आते हैं वंश परंपरा पे। वंश परंपरा पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति यह चुनाव नहीं कर सकता है कि उसे किस परिवार में जन्म लेना है और किस माँ के गर्भ से जन्म लेना है। ये तो ईश्वर प्रदत्त है कि भगवान किसके यहाँ किसका जन्म निर्धारित कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है। तो अगर आप जो है हरिजन के घर में जन्म लेते हैं तो जो मान सम्मान आपके माता पिता का है वही मान सम्मान आपका भी होगा जात प्रथा के अनुसार। जो कार्य आपके माता पिता करते हैं वही कार्य आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप भंगी जमादार के यहाँ जन्म लेते हैं तो आपके माता पिता मैला उठाने का कार्य करते हैं तो आपको भी मैला उठाने का कार्य करना पड़ेगा। तो वंश परंपरा पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जन्म लेना और मरना ये हमारे अधिकार में नहीं है। दूसरी बात होती व्यक्ति की क्षमता निर्धारित होती है उत्तराधिकार पर, यानी अगर राजा का पुत्र होगा तो राजा का पुत्र जो है जन्म से ही राजकुमार होगा। राजा को जो सम्मान होगा, राजा जो सुख सुविधाएं उपभोग करेगा वह उसकी संतान भी उपभोग करेगी, और राजा का बेटा राजकुमार जो है भावी राजा बनेगा। ठीक है। तो जो गरीब का बेटा है, अगर भिखारी का बेटा है तो उसके पिता का जो स्तर होगा वही उसके पुत्र का स्तर होगा। मजदूर का जो बेटा है, मजदूर का जो जीवन यापन का स्तर होगा, समाज में जो स्टेटस होगा, जो मान सम्मान होगा, वही स्टेटस वही मान सम्मान उसके बच्चे को भी मिलेगा। तो यह उत्तराधिकार पाना या किस वंश में जन्म लेना है, इस पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसमें किसी का स्वयं का चुनाव नहीं होता है। माता पिता का चुनाव कोई स्वयं नहीं कर सकता। माता पिता की जो स्थिति परिस्थिति है वो बच्चे की भी स्थिति परिस्थिति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब आते हैं तीसरी बात पर, मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न पर। इस पर जो है समाज कंट्रोल करता है कि जो है आपका जिस खानदान में जन्म होगा, जो आपका पैतृक व्यवसाय होगा, वही आपको व्यवसाय चुनना पड़ेगा, आपको वही कार्य करना पड़ेगा। यानी चाह करके भी आप उस परिस्थिति से नहीं निकल सकते, चाह करके भी आप अपने जीवन की दशा और दिशा को नहीं बदल सकते, आप चाह करके भी आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। अब जाहिर है कि आपका अगर संपन्न परिवार में जन्म हुआ है तो आपको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलेगी, आपका पालन पोषण अच्छा होगा, आगे बढ़ने के चांसेस अधिक होंगे।
या फिर आप आगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, आपको तो आगे